नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564009606097523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। परीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए डे वाइज सीरीज हमारी चल रही थी और ये डे 11 का मॉड्यूल है जिसे कि आप देख रहे हैं। शुरू करते हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से हमारी शुरुआत होती है और इसमें अगर आप देखें तो वैदिक सिविलाइजेशन ये सबसे पहले देखना आवश्यक है, क्योंकि हम वेदों के बारे में नहीं जानेंगे तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। ठीक, तो वेद हैं क्या? वैसे अगर देखा जाए तो वेद जो है वो कहने और सुनने पर आधारित थे। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद और वो ऋषियों के द्वारा गाई गई स्तुतियाँ, ऋचाएँ थीं और वो गाकर अपने शिष्यों को सुनाते थे, उसका अर्थ बताते थे, शिष्य उसको सुनकर कंठस्थ करते थे, फिर जब वो गुरु बनते थे तो अपने शिष्यों को सिखाते थे। ऐसे ये चलता था, मतलब गुरु शिष्य परंपरा में ये कहने सुनने में बसा हुआ था। इसको स्क्रिप्ट के रूप में कभी दर्ज नहीं किया गया, इसकी कोई ऐसे बुक नहीं बनाई गई, कोई ऐसे ताम्रपत्र लेख या फिर आप कहिए कि भोजपत्र पे भी नहीं लिखा गया। बाद में जब कृष्ण द्वैपायन का समय आता है, ये वेद व्यास के नाम से जाने जाते हैं, तो इनका समय आता है तो इन्हें ऐसा लगता है कि अगर अभी इसका कंपोजिशन नहीं किया गया, मतलब इसे कंपाइल नहीं किया गया, तो ये विलीन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कहने सुनने में जो बात होती है ना, उसे गायब होते समय नहीं लगता और इसमें तमाम जो मिलावटी चीज़ें हैं वो समावेशित हो जाती हैं। कहने का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए कि एक गुरु जो है वो कुछ बातें जानता है, वो अपने चेले को सिखाया, अपने स्टूडेंट को सिखाया। अब उसका जो शिष्य है वो 100% नहीं सीख सकता है। ये मानव स्वभाव है कि वो एकदम से 100% जितनी बातें कही गई हैं सबको एब्जॉर्ब कर ले, आवश्यक नहीं है। उसका कुछ हिस्सा जरूर छूट जाएगा। फिर जब वो अपने शिष्यों को सिखाएगा तो उसमें से कुछ पार्ट जो है वो यहाँ पे मिस कर जाएगा। तो ऐसे करते करते वो जो मूल ग्रंथ है वो तो गायब हो जाएगा। और इसी वजह से वेद व्यास ने इसको कंपाइल किया और कहा जाता है कि इतना विशाल पूरा ग्रंथ था। वेद व्यास ने महाभारत का भी संकलन किया है। ठीक, लेखक गणेश जी हैं, मतलब ऐसा माना जाता है कि गणेश जी के द्वारा उसको लिखा गया है और वेद व्यास ने उसे डिक्टेट किया है। तो बहुत सारे ग्रंथों के कंपाइलेशन में इनका योगदान दिखाई पड़ता है। फिलहाल यहाँ हम वेदों के बारे में देख रहे हैं। तो वेदों को कहा जाता है कि ये अपौरुषेय हैं। ठीक, अपौरुषेय का मतलब समझ रहे हैं, जो कि पुरुषार्थ के द्वारा नहीं रचे गए हैं, मतलब पुरुषों ने इसे नहीं रचा है, अर्थात मनुष्य के वश की बात नहीं है। तो फिर इसको किसने रचा है? तो ये देव निर्मित है, देवधन है, देवताओं के द्वारा इसे बनाया गया है। नित्य है, मतलब हमेशा रहेंगे। श्रुति परंपरा में ये आधारित है तो इसीलिए इनको श्रुति भी कहा गया, मतलब सुनी हुई बातों पर आधारित। द वर्ल्ड वेदास डिराइव फ्रॉम द वर्ड विद। ठीक है, ये जो वर्ड है विद, इससे निकला हुआ शब्द है वेद। और विद का मतलब क्या होता है? टू नो, यानी जानना। इन जनरल इट मीन्स नॉलेज। जानने का मतलब क्या? आप ज्ञान प्राप्ति कर रहे हैं, नॉलेज इसका शाब्दिक अर्थ है। तो विद से ये निकला हुआ है। और यहाँ जो आप मेटल लिखा दिख रहे हैं ना, तो ये धातु है। संस्कृत में धातु विभक्ति और लकार होती है ना, तो विद धातु से ये वेदों की रचना हुई। द वेदास हैव बीन कॉन्सिडर्ड एज शब्द राशि एंड जन राशि। इसको शब्द राशि और जन राशि के नाम से भी जाना जाता है। वेदों के लिए निगम और जो आमान्य जैसे शब्द हैं वो इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा पाणिनि के द्वारा, पाणिनि जो कि व्याकरण के बहुत बड़े ज्ञाता थे, उन्होंने इसे छंदस के नाम से प्रोनाउंस किया है। तो बहुत सारे इसके प्रोनाउंसिएशन है, अलग अलग नाम लोगों ने दिए हैं। शतपथ ब्राह्मण और जो तैत्तिरीय उपनिषद नाम के टेक्स्ट हैं उसमें वेदों के लिए स्वाध्याय वर्ड का यूज़ हुआ है। स्वाध्याय का मतलब होता है कि खुद से अध्ययन चिंतन करके जिन बातों को लिखा गया या सुना गया और कहा गया। महाराज मनु के द्वारा भी कुछ अलग अलग शब्द संबोधन इस्तेमाल किए गए हैं। इन्होंने कहा कि सारे ज्ञान जो संसार में फैले हुए हैं उनका आधार वेद ही है और इसलिए ये सर्व ज्ञानमय है। अब वेद 4 होते हैं, ये आप जानते हैं। 4 कौन कौन से हैं? पहला तो ऋग्वेद है, दूसरा सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। और इन चारों वेदों को अगर मिला दिया जाए तो इसे कहा जाएगा संहिता। सहित रूप है, इसीलिए इसको संहिता कहा जाता है। वेदास आर रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज एंड पोएट्री फॉर्म। ज़्यादातर वेदों का जो अंश है, मतलब मैक्सिमम पार्ट आप कह लीजिए, तो वो जो है वो पोइट्री फॉर्म में लिखा गया है। मतलब उसमें गद्य का, यानी जो प्रोज वाला फॉर्मेट है, उसका समावेश नहीं दिखाई देता है। कुछ पार्ट, मतलब आप उसे एक्सेप्शन कह सकते हैं, तो वहाँ पर हम प्रोज को भी देखते हैं। अभी कहाँ कहाँ देखते हैं वो बताया गया है। एक्सेप्शनली यजुर्वेद इज़ पार्शियली इन प्रोज एंड पार्शियली इन वर्स।
यजुर्वेद जो है वो पार्शियली प्रोज में है और पार्शियली वर्स में है। असल में उसमें रिचुअल्स हैं, तो जो रिचुअल्स हैं वो वैदिक क्रियाकलापों को करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब उनको समझाने के लिए एक्सप्लेनेशन ज़रूरी थी, तो एक्सप्लेन बाद में कर दिया गया है और वही जो उसका अर्थ लिखा गया है, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी गई है, वही प्रोज फॉर्मेट में है। अथर्ववेद में भी कुछ हिस्सा प्रोज का दिखाई देता है, मतलब बहुत थोड़ा सा हिस्सा है, 1/6 पार्ट है पूरे वेद का, जो कि सबसे नया वाला है। वैसे अगर देखें तो ऋग्वेद जो है वो सबसे ओल्डेस्ट है। अब इसके बाद ऋग्वेद के बारे में थोड़ा और डिटेल में देखेंगे तो फर्स्ट फ्रीड्रिश रोजन, ये नाम आप देख रहे हैं, इन्होंने ऋग्वेद की एडिटिंग स्टार्ट की थी और उसके मतलब पूरे ऋग्वेद को जितना उपलब्ध हो सका, जितना वेद व्यास के द्वारा कंपाइल करके बचाया गया था, तो उसको लैटिन में एक बार एडिट करके प्रस्तुत किया था। तो ये जो लैटिन वाला एडिशन है ये 1838 में सामने आता है और सबसे पहला प्रयास किसका था? फ्रीड्रिश रोजन का था। इसके बाद मैक्स मूलर को भी देख लीजिए, तो मैक्स मूलर ने सबसे पहले सायण भाष्य के साथ में ऋग्वेद का पूरा जो एडिटरशिप है उसको संभाला था, मतलब एडिशन किया था। और सबसे पहले प्रकाशित करने और जो अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन करने का श्रेय दिया जाता है वो विल्सन को दिया जाता है। तो अगर ये पूछा जाए कि अंग्रेजी में सबसे पहले पूरे ऋग्वेद को ट्रांसलेट किसने किया था, तो आप कहेंगे कि ये विल्सन थे। ठीक है, ये विल्सन थे। अब इसके बाद देखें तो ऋग्वेद में आप जानते ही हैं कि जो देवता हैं, डाइटीज़ हैं, अलग अलग प्रकृति से जुड़े हुए हैं, तो इनकी स्तुति में गाए जाने वाली ऋचाएँ हैं, जिन्हें कि हम टेक्स्ट कह सकते हैं, वैदिक टेक्स्ट कह सकते हैं। और इसका संकलन महर्षि वेदव्यास के द्वारा किया गया है। अब कुल इसमें जो मात्रा है तो 10 मंडल हैं, 1028 हाइम्स है और 10,462 ये वर्सेस हैं। ठीक, वाल्खिल्य अलग से हैं, लेकिन इतने मंत्र जो हैं वो संकलित हो पाए। ये ऋग्वेद का मूल स्वरूप नहीं है, इसमें से अधिकतर हिस्सा गायब हो चुका है जब तक कि इसका कंपाइलेशन किया गया। अब इसमें से जो 2nd और 7th मंडल है वो सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक, वंश मंडल, कुल मंडल और ऋषि मंडल के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। और भी बातें हैं। जो 10वां मंडल आप देखते हैं ना, वो सबसे रिसेंट है, मतलब रिसेंटली उसको रचा गया। रिसेंटली का मतलब ये नहीं कि कल ही रचा गया, ये सब वैदिक काल की बात है, तो आज से हजारों साल पीछे की बात है। लेकिन फिर भी तुलनात्मक रूप से जो बाकी मंडल हैं उनके इसको बाद में रचा गया। अब इसके बाद ये भी बताया गया कि जो प्रीस्ट इनका उच्चारण करते हैं, मतलब जो ऋचाएँ हैं उनको गाने का काम करते हैं, वो कठिन है, तो उनको गाना आसान नहीं है। तो उनको गाने वाले जो ऋषि हैं, प्रीस्ट हैं, उनको होत्रा कहा जाता है या फिर होता कहा जाता है। होत्री कहा जाता है, संस्कृत का शब्द है होत्री। कहीं कहीं होत्रा आपको लिखा मिलेगा और कहीं कहीं होता। और 9वां मंडल जो है ये पूरी तरह से सोम देवता को डेडिकेटेड है। ठीक, सोम देवता जो है ये ब्राह्मणों के देवता कहे जाते थे। बाद में वर्णों का प्रचार प्रसार ज़्यादा हो जाता है। हालांकि वर्णों की उत्पत्ति तो ऋग्वेद से ही दिखाई देती है, लेकिन वो उतनी कठोर व्यवस्था नहीं होती है, कर्म आधारित। बाद में जाति आधारित, वंश आधारित कर दी जाती है, तो वहाँ पर ब्राह्मणों और जो उच्च कुलीन लोग थे उनका वर्चस्व बढ़ जाता है। फिलहाल ये सोम जो थे ये ब्राह्मणों के देवता कहे जाते थे। शूद्र वर्ड का जो मेंशन है वो 9th हाइम में जो पुरुष सूक्त है ये 10th मंडल में ही है। आप जानते हैं कि 10th मंडल सबसे बाद में रचा गया है, तो शुरुआती जो ऋग्वेद का स्वरूप है उसमें कहीं भी वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं है। जो 10वां मंडल है वहीं पर आते आते ये चीज़ जो है इसका डिवीज़न चालू हो गया। तो बाद वाले जो ऋषि महात्मा रहे होंगे उन्होंने अपनी महिमा मंडन करने के उद्देश्य से वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया कि ये वाला जो तबका है ये ऊंचा है और ये नीचा है। और शुरुआत में ऐसी कोई धारणा भी नहीं थी। शुरुआत में जो व्यक्ति जो काम करता था, जिसमें कुशल होता था, उस वर्ण का मान लिया जाता था। लेकिन बाद में जन्म आधारित हो गया कि भाई तुम इसी काम करने वाले व्यक्ति के घर में पैदा हुए हो तो तुम्हें भी यही काम करना पड़ेगा। अच्छा, मेनी सिमिलरिटीज़ हैव बीन फाउंड इन ऋग्वेद एंड ईरानियन टेक्स्ट जिंद अवेस्ता। लोग कहते हैं कि जिंद अवेस्ता की ही ये कॉपी है, लेकिन ऋग्वेद जो है वो जिंद अवेस्ता की कॉपी नहीं है। हाँ, ये है कि बहुत सारी बातें मिलती हैं, आपस में मेल खाती हैं, तो प्रेरित कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ की जो सभ्यता, यहाँ का जो कल्चर है वो पूरी तरह से ऋग्वेद पर हावी है। अगर हम ये मान भी लें कि आर्य, जिन्हें लोग आपस में मतभेद कर लेते हैं कि कहाँ से आए थे, तो अगर हम मान लें कि वो ईरान से ही आए थे, मान लीजिए सपोज दैट, तो भी यहाँ आने के बाद जो यहाँ का स्थायी कल्चर था, जिसे कि हम इंडियन सिविलाइजेशन कहते थे, तो उसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ा और वो प्रभाव वो छिपा नहीं पाए। और जब ऋग्वेद की रचना हुई या वेदों का निर्माण स्टार्ट हुआ तो उसमें वो इफेक्ट भर भर कर दिखाई देता है। अब इसके बाद आप सरस्वती को देखिए, तो सरस्वती जो है ये सबसे पवित्र नदी मानी जाती है ऋग्वेद में। इनको नदी तमा, देवी तमा, माते तमा, मतलब माता के समान, नदी में सर्वश्रेष्ठ और देवी में जो देवियाँ हैं उनमें श्रेष्ठ, ऐसा माना गया है।
यमुना वर्ड का उल्लेख ऋग्वेद में 3 बार दिखाई देता है और गंगा का जो जिक्र है वो सिर्फ 1 बार है, वो भी 10वें मंडल में, बहुत बाद में। इन ऋग्वेद देयर इज़ अ प्रीडोमिनेंस ऑफ मेल डाइटीज़। अब ये थोड़ा सा है ना कि जो पितृसत्तात्मक समाज हम अपने यहाँ देखते हैं, पूरी पैट्रियार्की है, तो उसकी नींव यही ऋग्वेद से ही है। उससे पहले आप देखेंगे ना कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का समय था तो माताओं की सत्ता थी, मातृसत्तात्मक समाज था। आप मातृदेवी की प्रतिमा की पूजा देखते हैं, ठीक, महिलाओं को उसमें प्रमुखता दी जाती थी। लेकिन ऋग्वैदिक काल जब स्टार्ट होता है, ये वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है, तो इसमें पूरी तरह से जो मोनोपोली है वो किसकी है? पुरुषों की, और इसका प्रतीक है मेल डाइटीज़। हालांकि ऐसा नहीं है कि देवियाँ नहीं हैं, देवियों की भी मात्रा है, लेकिन वो अपेक्षाकृत कम है। इंद्र जो है वो सबसे शक्तिशाली देवता माने गए हैं। 250 मंत्र तो इन्हीं को, मतलब 250 बार तो इन्हीं का जिक्र है। और अस्तोमा सद्गम्य ये डिराइव किया गया है ऋग्वेद से। अस्तोमा सद्गम्य यानी जो असत्य का रास्ता है, अंधेरे का रास्ता है, उधर से हमें सत्य के प्रकाश की ओर ले चलिए, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना की गई। इसके बाद नंबर आता है सामवेद का। अब हमारा जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है वो टोटली सामवेद से ही निकला हुआ है। और सामवेद में जब इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का जन्म होता है, पूरी तरह से ये ऋग्वेद पर आश्रित वेद है, इसमें कुछ भी मौलिक नहीं है। आप देखेंगे ना कि इसकी जितनी भी ऋचाएँ हैं, जितने भी इसके वैदिक वर्सेस हैं, टेक्स्ट हैं, वो सब कुछ ऋग्वेद से लिए गए हैं, कॉपी किए गए हैं। बस उनको गाने का तरीका इसमें बताया गया है कि उनको ताल छंद में बांधकर, सुर में बांधकर हम कैसे प्रस्तुत करेंगे, ठीक। तो हमारा जो इंडियन कल्चर है उसमें पूरा जो इंडियन सिविलाइजेशन का हमारा क्लासिकल म्यूज़िक है वो इसी तरह से सामवेद पर आधारित है। यहीं से उसकी उत्पत्ति हुई है। बाद में जब मेडिवल टाइम पीरियड आता है तो कुछ बाहरी प्रभाव, जो अरेबियन और फारसियों का भी प्रभाव पड़ता है, तो इस वजह से हमारी जो म्यूज़िक की विंग है उसमें नॉर्दर्न विंग जो है वो हिंदुस्तानी कल्चर के तौर पे डेवलप होती है। हिंदुस्तानी म्यूज़िक उसको कहा जाने लगता है। उसमें बाहरी प्रभाव ज़्यादा है, इसीलिए तमाम घरानों को आप देखते हैं कि ये वाला घराना है, लखनऊ घराना है, ये आगरा घराना है, ऐसे। जबकि जो कर्नाटक म्यूज़िक है वो विशुद्ध अभी भी इंडियन कल्चर पर आधारित है, उसमें बहुत ज़्यादा हेर फेर नहीं हुआ है और न होने की संभावना है। तो ये सामवेद से प्रेरित। अब यहाँ ये बताया गया कि ऋग्वेद को संकलित करने का पीछे आपने देखा उसमें अलग अलग मंडल थे, तो वो अलग अलग समय में रचे गए हैं, एक साथ नहीं रचे गए हैं, इसलिए उस पर प्रभाव जो है, मतलब सामयिक प्रभाव, वो भी भिन्न दिखाई देता है। लेकिन सामवेद के पहले जो दृष्टा थे वो आचार्य जैमिनीय थे। बाद में इनके शिष्य आते हैं सुकर्मा, जो कि इसको और एक्सपेंड कर देते हैं, विस्तारित कर देते हैं। तो कुल मिलाकर मंत्रों की संख्या है 18, यहाँ आप देख रहे हैं 1869, या आप कह लीजिए 1869। और कुछ मंत्र जो है वो एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल हुए, मतलब बार बार उनको रिपीट किया गया है। तो अगर उनको हम बाहर कर दें, चूँकि हम मंत्रों की तादाद गिन रहे हैं, तो उनको हम बाहर कर देते हैं, तो मंत्रों की संख्या होती है 1549। और उसमें से भी जो 1474 मंत्र हैं वो अकेले ऋग्वेद से लिए गए। अब आप समझ लीजिए कि ये टोटल ऋग्वेद पर आश्रित है, कमोबेश। अच्छा, सामवेद को कहा जाता है कि ये इंटीग्रल पार्ट है ऋग्वेद का, भरसक नहीं कहा जाता है। आप उसका जो प्रमाण है वो देख ही रहे। और ये तो आपने देख ही लिया कि इंडियन म्यूजिकोलॉजी का ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। अच्छा, इसके जो प्रीस्ट होते थे जो कि इसे रिसाइट करते थे, उन्हें उद्गाता कहा जाता था या उद्गात्री कहा जाता था। ये गाने का काम करते थे। जैमिनी जो है ये वेद व्यास के ही शिष्य थे। जैमिनी कहीं बाहर से नहीं आए थे, वेद व्यास के ही ये सब शिष्य हैं, जो कि बाद में ऋग्वेद से अलग अलग चीज़ों को फैलाते हैं। और ये सामवेद के कंपाइलर कहे जाते हैं। जो 7 स्वर हैं, 7 टोन्स हैं, जैसे सारे गामा पा पढ़ते हैं ना, तो वो सब सामवेद से ही निकला हुआ है। सामवेद से ही उसकी प्राप्ति पहली बार होती है। और सामवेद का जो उपवेद है उसको कहा जाता है गंधर्व वेद। इसके बाद नंबर आता है यजुर्वेद का। तो यजुर्वेद जो है ये पूरी तरह से जो वायु का समावेश होता है उससे प्रेरित माना जाता है। मतलब हम कहते हैं कि ये वायु पर पूरी तरह से आश्रित है, वहीं से इसका ओरिजिन है। और जैसे वायु गतिमान होती है वैसे ही इसमें गतिशील मंत्र हैं। इसे कर्म का वेद कहा जाता है, क्योंकि वायु में गति होती है और कर्म जो है वो भी गतिमान होते हैं, इसीलिए इसे पूरी तरह से वेद ऑफ स्पीड कहा जाता है या वेद ऑफ कर्म कहा जाता है। यजुर्वेद के 2 पार्ट हैं। पहला तो शुक्ल यजुर्वेद है, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद है। इट इम्प्रेसाइज द रिचुअल्स एंड वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ यज्ञ। इसमें यज्ञ की वेरियस एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, बहुत सारी रिचुअल्स दी हुई हैं, और उनको एक्सप्लेन करने के लिए कई जगहों पे प्रोज का इस्तेमाल किया गया है। वन हु रिसाइट इट यहाँ आप देख रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड अर्घयू। मतलब इसकी जो इसको प्रोनाउंस करने का काम करते थे या इसके वाचन का काम करते थे, मंत्रों को बोलकर लोगों को समझाते थे, सुनाते थे, उसकी जानकारी रखते थे, तो ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता था अर्घयू। इसमें 40 मंडल हैं और 2000 वर्सेज हैं, इसे आप याद रखिएगा। इन दिस द मेथड ऑफ यज्ञ एंड यज्ञ सेक्रीफाइस
हैव बीन मेंशन। ठीक, इसमें यज्ञ के मेथड भी दिए हैं, उसमें कैसी बलि दी जानी है, सेक्रीफाइस कैसा होना है, वो दिया हुआ है। इसके साथ साथ इसमें हाथियों का भी उल्लेख है, हाथियों को पालने का उल्लेख है कि हाथियों को पहले पालतू बनाया जाता था। राजसूय और वाजपेय जैसे जो यज्ञ हैं राजाओं की महिमा मंडन के लिए किए जाते हैं, तो वो भी जो यजुर्वेद का पूरा ग्रंथ है उसमें दिखाई देता है। इसके बाद नंबर आता है अथर्ववेद का। इसमें 20 चैप्टर हैं, ये बहुत बाद में रचा गया है। 3 वेद शुरुआती हैं लेकिन ये बहुत बाद में रचा गया, और इसके अंदर जितनी भी मॉडर्न चीज़ें हैं वो हमें दिखाई देती हैं। मॉडर्न एज में जितनी भी बातें घटित हो रही हैं उन सब का उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है। मतलब ये एक दूरदर्शी वेद था। इसको लिखने वाले अथर्वा ऋषि जो थे वो बहुत दूर की सोचते थे, और उनको ऐसा आभास था कि भविष्य में ऐसा हो सकता है, ये चीज़ें जो हैं ये प्रचलन में आ सकती। लेकिन तत्काल के जो ऋषि थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि इसमें तो फालतू बातें लिखी हैं, कहीं जादू टोना है, कहीं पर प्रेम विवाह का उल्लेख है, कहीं पर वशीकरण का उल्लेख है। तो ये सब समाज को भ्रष्ट करने की विधा है। मतलब ऐसे जो है समाज भ्रष्ट हो जाएगा इस चीज़ को पढ़कर। तो इसे वेद की मान्यता ही नहीं मिल रही थी। बाद में ऐसा माना जाता है, मतलब वो कहानी है और कहानियाँ जो हैं वो किंवदंतियाँ ही होती हैं। तो भगवान शिव ने अथर्ववेद को स्वयं मान्यता दी, कहा कि ये चतुर्थ वेद के तौर पे जो वेद संहिता है उसमें शामिल होगा। तो अथर्ववेद में कुल मिलाकर 20 चैप्टर हैं जिन्हें कि आप कांड कह सकते हैं, और सूक्त जो है वो 731 है। मंत्रों की संख्या जो है वो लगभग 6000 है, लगभग 6000। द वनली ब्राह्मण ऑफ अथर्ववेद इज गोपद ब्राह्मण। ये जो गोपद ब्राह्मण ये एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है अथर्ववेद का। और ब्राह्मण ग्रंथ होते क्या है? तो ये जो ब्राह्मण टेक्स्ट है ये वेदों को और इजी वे में एक्सप्लेन करने का काम करते हैं, क्योंकि वेदों की जो लैंग्वेज है वो बहुत टफ है, मतलब एकदम उलझी हुई है, उसे समझना आसान नहीं है। तो उसके लिए अलग से फिर एक्सप्लेनेशन बनानी पड़ी, जो कि उपनिषद या फिर ब्राह्मण या आरण्यक के तौर पे सामने आती है। इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट तंत्र मंत्र, विच क्राफ्ट, मतलब भूत चुड़ैल, वशीकरण, जादू टोना, जितना भी काला जादू और ये सब होता है उन सब का टोटका, और इसके अलावा औषधियों का, इंडियन मेडिसिन जो जड़ी बूटियां हैं, आयुर्वेद से संबंधित औषधियां हैं, उन सब का उल्लेख इसमें दिखाई देता है। विज्ञान शब्द का भी जिक्र मतलब सीधे तौर पे नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ से मिलता है। इसमें ब्लैक मैजिक भी मिलता है, विच क्राफ्ट भी मिलता है, इसके अलावा इंडियन मेडिसिन, साइंस, ये सब है। अब इसकी 2 ब्रांचेज हैं। 2 ब्रांचेज कौन कौन सी हैं? एक तो शौनक है, दूसरी पिपलाद है, और इट इज़ आल्सो नोन एज ब्रह्मवेद। इसको ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे जो प्रश्न है ना वो पूछे जाते हैं। इट हैज़ वैल्यूएबल नॉलेज ऑफ वायुशास्त्र, माफ कीजिए वास्तुशास्त्र। ठीक है, आजकल हम लोग वास्तुशास्त्र के पीछे बहुत भागते हैं कि कौन से कोण में क्या रसोई रहनी चाहिए, किधर बाथरूम रहना चाहिए, किधर पूजा घर रहना चाहिए, किधर शयन कक्ष, मतलब जो आपका पूरे घर का सही ढांचा है वो कैसा रहना चाहिए, किस दिशा में रहना चाहिए, कौन सा एंगल होना चाहिए। तो वो सब जानकारी हमें वास्तुशास्त्र से मिलती है, और वास्तुशास्त्र का पहला जो जिक्र है या पहला नमूना हमें दिखता है वो अथर्ववेद में दिखाई देता है। इसका कोई आरण्यक नहीं है, इसमें ऐसा नहीं नौबत आई कि इसकी कोई भी चीज़ को अरण्य में बैठकर यानी घनघोर जंगल में बैठकर चिंतन करके लिखने की आवश्यकता पड़ी हो, ऐसा नहीं। हाँ, इसके उपनिषद हैं। उपनिषद जो है उसमें मुंडकोपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद है और प्रश्नोपनिषद है। ये 3 उपनिषद जो है ये अथर्ववेद के। अथर्ववेद में परीक्षित नाम के एक राजा का उल्लेख है, और परीक्षित कौन है वैसे आप जानते होंगे। जब कौरवों और पांडवों का युद्ध होता है तो समूल विनाश हो जाता है, मतलब जितने भी युवा थे, पुरुषार्थी थे, सब मारे जाते हैं। लड़ाई इतनी भयंकर होती है। ये हम सुनते हैं कि पांडव जीत गए थे, लेकिन विनाश तो इतना तगड़ा था कि पांडवों के पास भी कुछ नहीं बचा, उनके भी पुत्र मारे गए, सारे के सारे पुत्र, मतलब एक तरह से वंश ही उजड़ गया। सिर्फ बची उत्तरा, और उत्तरा के साथ परीक्षित। कैसे कैसे भगवान कृष्ण ने उनके प्राणों की रक्षा की अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से, और परीक्षित जीवित पैदा हो जाते हैं, और उसके बाद फिर वही आगे पोषित होते हैं, राजा बनते हैं। तो बड़े चक्रवर्ती राजा थे, मतलब प्रतापी राजा थे, और वही एकमात्र पुरुषार्थी बचे ही थे। ठीक, युद्ध का विनाशकारी परिणाम, और बाद में उन्हें मृत्युलोक का देवता कहा जाता है। राजा चूंकि देवता की ही श्रेणी में पहले आता था तो उसे मृत्युलोक का देवता, तो परीक्षित के लिए मृत्युलोक के देवता के तौर पे या किंग ऑफ कुरु के तौर पे प्रोनाउंसिएशन मिलते हैं। तो कुरु जो पूरा महाजनपद था उसके ये राजा थे। इसके बाद आप देख रहे हैं कि जो प्रीस्ट इसका उच्चारण करते हैं, इसमें जो मंत्र हैं उन्हें गाने का काम करते हैं, उन्हें ब्रह्म कहा जाता है। इसे ब्रह्मवेद कहा भी गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को 2 पुत्रियां माना गया है प्रजापति की। इसके बाद नंबर आता है आरण्यकों का। तो आरण्यक जो है ये घने जंगल में बैठकर लिखे जाते हैं, और इसमें गंभीर चिंतन की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें जंगल में बैठकर ही लिखना श्रेयकर माना जाता है। अब कुल मिलाकर 7 प्रकार के आरण्यक हैं। इन्हें आप देखें तो पहला तो ऐतरेय है, दूसरा तैतित्रीय है, उसके बाद माध्य दिन है, और सांख्यायन है, मैत्रेयनी है, तलवाकार है और बृहदारण्यक। ठीक है, अब मंडल ऑफ ऋग्वेद देख लीजिए।
फर्स्ट मंडल जो है ऋग्वेद का पहला मंडल, उसमें कुल मिलाकर 50 सूक्त जो हैं वो कण्व ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं। दीर्घतमा, अगस्त इत्यादि के मंत्र भी इसमें दिखाई देते हैं। और इसमें जो ऋषि हैं उनको सतर्चिन माना गया है। 20 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है जिसमें कि 60,000 से भी ज़्यादा राजाओं ने हिस्सा लिया था। और हलवाहे का गीत जो है वो इसमें दिखाई देता है। इसके अलावा आप देखते हैं कि जो वंश मंडल है वो पूरा 2 से लेकर 7 मंडल तक फैला हुआ है। जो पहला सूक्त है वो आमतौर पे अग्नि को समर्पित है, अग्नि का आवाहन करके उसी में आहुति डाली जाती है। दूसरा वाला जो है वो इंद्र को संबोधित है। इसके बाद आप दूसरे मंडल को देख रहे हैं तो ये मंडल जो है ये पूरी तरह से गृहथ समद ऋषि को से समर्पित है या जुड़ा हुआ है, मतलब उन्हीं के गुरुकुल में इसको लिखा गया था। और इसमें टेक्नोलॉजी की जानकारी है, मतलब इंजीनियरिंग का नॉलेज जो है वो हमें दिखाई देता है। और इंजीनियरिंग किस मामले में, तो ये जो नॉलेज है ये एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का है, मतलब कृषि यंत्रों का हम आविष्कार कर रहे थे। इसके बाद तीसरा मंडल है जो कि विश्वामित्र से संबंधित है। और विश्वामित्र को माना गया है कि ये कौशिक कुल के थे, यानी कौशिक इनको कहा भी जाता था। वैसे ये विश्वरथ नाम के राजा थे और बहुत ही एरोगेंट थे, प्रतापी तो थे लेकिन इनके अंदर घमंड ज़्यादा था। बाद में जब ये वशिष्ठ के संपर्क में आते हैं तो इनका जो घमंड है वो चूर चूर होता है। कुल मिलाकर गायत्री मंत्र को इन्होंने रचा था विश्वामित्र ने, और इसका इस्तेमाल वो करते थे जो अनार्य लोग थे, मतलब पणी लोग थे, उनको आर्य बनाने में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें निम्न मानते थे। ये जो गायत्री मंत्र था इसके माध्यम से वो बताते थे कि अब तुम्हें किस रास्ते पर चलना है, सही रास्ता दिखाने का काम करते थे। और ये जो गायत्री मंत्र है आप जानते हैं कि भगवान सूर्य को समर्पित है। सवित्री का उल्लेख है, सविता का उल्लेख है, तो वो कौन है, भगवान सूर्य है। चौथे मंडल को देख लीजिए। चौथा मंडल जो है ये वामदेव से जुड़ा हुआ है। वामदेव एक ज़माने में देवराज की उपाधि धारण कर लिए थे, राजा बन गए थे इंद्र। फिर उसके बाद में इनका अहंकार चरम सीमा पर पहुंचता है तो ये अपदस्थ हो जाते हैं। और पांचवा मंडल जो है ये पूरी तरह से अत्रि ऋषि को समर्पित है। यहाँ आप देख रहे हैं छठवां जो है वो ऋषि भारद्वाज से जुड़ा हुआ है। सातवां किसी न किसी ऋषि से इनका संबंध है, ऋषि और उनके गोष्ठ से। गोष्ठ माने जो उनकी गायों को रखने का स्थान, यानी गौशाला, और उनका पूरा गुरुकुल होता था। दिस मंडल इज एसोसिएटेड विथ वशिष्ठ ऋषि। ये जो सातवां है ये वशिष्ठ ऋषि से जुड़ा हुआ है। और इस मंडल में पूरी तरह से जो वरुण देवता हैं उनको समर्पित मंत्र हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख भी इसमें दिखाई देता है। और इसमें मांडूक सूक्त करके एक रचना है, छोटा सा पार्ट है, जिसमें कि कहा गया है कि जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं, वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ब्राह्मण हैं, वो असल में बरसाती मेढक हैं। वो क्या है, बरसाती मेढक हैं, जो कि ऐसे गायब रहेंगे लेकिन जब बरसात होगी तो मिट्टी के अंदर से बाहर आ जाएंगे, एकदम फूले फूले, पीले पीले, और गला फुलाकर गाना शुरू करेंगे। इसके बाद इसमें आप देख रहे हैं 8वां 9वां मंडल। तो जो 8वां मंडल है उसे आप देख रहे हैं ये मंडल कण्व ऋषि से जुड़ा हुआ है। और 9वां मंडल जो है ये अंगिरा से जुड़ा हुआ है। और ये जो 9वां मंडल है, 9वें मंडल को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें कुल मिलाकर सोम देवता को समर्पित करके इसमें कुल मिलाकर 114 सूक्त हैं। टोटल जो 114 सूक्तों की मात्रा है वो सोम देवता को समर्पित है। एफेड्रा नाम की एक वनस्पति है, वेजिटेशन है, और उससे सोमरस प्राप्त किया जाता था, ऐसा माना जाता है। सोम को पवमान भी कहा जाता है, ब्राह्मणों के देवता माने जाते हैं। ये पवमान मंडल इसको कहा जाता है, 9वें मंडल को। 10वां वाला जो है इसमें आप देख रहे हैं कि ऋषियों को इसमें जितने भी हैं महासूक्ता या महासूक्त, क्षुद्र सूक्त के नाम से संबोधित किया गया है। श्रद्धा, कामायनी, इंद्रायणी, शची, इन सब के मंत्र इसमें दिखाई देते हैं। सब देवियां हैं। और बहुत सारे सूक्त हैं इसमें, जैसे कि नासदीय सूक्त है, पुरुष सूक्त है, नदी सूक्त है, विशद सूक्त है, ठीक। और जुआरी का जो विशद सूक्त है, विशद का मतलब यहाँ विषाद से है, तो जुआरी को विषाद हो जाता है और उस पर पूरा मंत्र लिखे गए, कहानी टाइप का है, तो वो इसमें दिखाई देता है। फिर उसकी पत्नी विलाप करती है तो वो इसमें जिक्र दिखाई देता है। हिरण्यगर्भ सूक्त जो है काफ़ी प्रचलित है, ये भी इसी में है, 10वें मंडल में। वाक सूक्त है, सूर्य सूक्त है, ये सब इसी मंडल के भाग हैं। तो यहाँ तक हमने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को कवर किया है। अब इसके बाद थोड़ा सा पॉलिटी को देख लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान सभा का गठन होता है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है। तो 1934 की बात है, यहाँ आप देख रहे हैं। आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया वाज पुट फॉरवर्ड ऑन, यहाँ आप देख रहे हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम बाई M.N. रॉय, अ पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। ये जो है ना M.N. रॉय, ये कम्युनिस्ट थे, इनके विचार पूरी तरह से कम्युनिस्ट थे, और इन्होंने पहली बार ये आइडिया दिया था 1934 में कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। 1935 के समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये ऑफिशियली ये डिमांड करती है, अंग्रेज़ों से डिमांड करती है कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, और उसके सहारे, मतलब वो जो असेंबली गठित होगी उसके सहारे हम कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाएंगे, अपना संविधान बनाएंगे, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहिए,
ठीक उसके कुछ ही वर्षों बाद 1938 का समय, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से डिक्लेयर करते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। देश आज़ाद होगा ये हमें पता है और अंग्रेज़ों को भी इसकी भनक लगी गई थी। तो जब देश आज़ाद होगा तो उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो बिल्कुल हम भारतीयों के ही सहयोग से बनना चाहिए, बाहरी कोई इंटरफेरेंस उसमें नहीं चाहिए। और यहाँ आप देख रहे हैं कि इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब उसमें जो इलेक्शन होगा वो कैसे होगा, एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पे होगा। द डिमांड वाज फाइनली एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट इन, यहाँ आप देख रहे हैं, इन व्हाट इज़ नोन एज अगस्त ऑफर। अब ये जो डिमांड है जिसमें कि हमने ये मांगा था कि भाई हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी, संविधान हम ही बनाएंगे, तो पहली बार इसको एक्सेप्ट किया गया अगस्त ऑफर में 1940 में, और फर्स्ट टाइम डिमांड एक्सेप्टेड बाई अगस्त ऑफर इन 1940। कभी कभी पूछा जाता है कि पहली बार कब एक्सेप्ट की गई थी। इसके बाद आप जानते ही हैं कि 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो हैं ये कैबिनेट मेंबर थे और ये भारत आते हैं। इनके पास पूरा एक ड्राफ्ट था और ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से ये आए हुए थे और एक पूरा फ्रेम तैयार करने की बात करते हैं जिसमें कि इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड आफ्टर वर्ल्ड वार 2। पहले क्या होगा, वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होगा, उसके बाद तब जाकर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनेगा, उसका एडॉप्शन वगैरह होगा। तो अब अंग्रेज़ों को क्या चाहिए था, वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, ब्रिटेन कमज़ोर पड़ रहा था और भारत का सहयोग इन्हें चाहिए था। तो ये चाह रहे थे कि जैसे तैसे मीठी मीठी बात करके पहले भारतीयों से हम जो सैन्य सहयोग है वो ले लें, उसके बाद काम निकल जाएगा तो फिर देखा जाएगा, फिर मना भी कर सकते हैं। तो कांग्रेस जो है वो इसमें मानने को तैयार नहीं थी, बाकी जितने नेता थे वो भी इनकी चालबाजी समझ गए थे, तो ये बार बार मना करते हैं। 1939 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वार 2 चलता है। द क्रिप्स प्रपोजल, यहाँ आप देख रहे हैं, द क्रिप्स प्रपोजल वर रिजेक्टेड बाई मुस्लिम लीग विच वांटेड इंडिया टू बी डिवाइडेड इंटू 2 ऑटोनोमस स्टेट विथ 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अभी देश आज़ाद नहीं हुआ तब तक उसको बांटने का प्लान पहले ही स्टार्ट था। मोहम्मद अली जिन्ना के मन में जो महत्वाकांक्षा का कीड़ा होता है वो काट लिया था। उन्हें यह पता था कि अगर देश आज़ाद होगा और ऐसे ही रहेगा, मतलब उसमें कोई विभाजन नहीं होगा, बंटवारा नहीं होगा, तो उन्हें वो जो ऊपर वाला पद है वो कभी नहीं मिल पाएगा। जो हाई पोजीशन है जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तो उस हैसियत के वो आदमी नहीं बन पाएंगे। कोई कैबिनेट में मंत्री का पद मिल जाएगा, जिससे कि वो संतुष्ट नहीं थे। उन्हें तो सर्वे सर्वा बनना था। तो ऐसा अधिनायक बनने के लिए ज़रूरी था कि भाई एक अलग देश बनाइए। अलग देश और कहाँ से मिलेगा, तो भारत के ही टुकड़े करिए, और उसके लिए धर्म का सहारा इन्होंने लिया। शुरुआत में ये खुद मानते थे कि पॉलिटी और रिलीजन दोनों को अलग अलग होना चाहिए, दोनों एक में मिक्स किए जाएंगे तो वहाँ पर जहर ही फैलेगा और कुछ नहीं। बाद में ये जहर खुद फैलाते हैं। तो मुस्लिम लीग इन्हीं के इशारे पर चली और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये भारत को डिवाइड करने की बात करते हैं 2 ऑटोनोमस स्टेट में, मतलब उनका अपना अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा और कैबिनेट मिशन भारत आता है। वाइल इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कैबिनेट मिशन जब आता है, ये अंतिम था जिसे कि कांग्रेस के द्वारा एक्सेप्ट भी किया गया था, तो ये रिजेक्ट कर देता है, मतलब 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होंगी ऐसा नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं था। इट पुट फोर्थ अ स्कीम फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच मोर और लेस सेटिस्फाइड द मुस्लिम लीग। इसने एक अपना प्रस्ताव दिया जो कि अंततः कम या बेशी, मतलब आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से सेटिस्फाइड तो मुस्लिम लीग नहीं होती है, लेकिन एक हद तक मान जाती है। तो इतना प्लान था पूरा। थोड़ा सा यूपीजी के देख लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये एजुकेशन रिलेटेड। स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये जो है ये इस्टेब्लिश होती है 1981 में, और उत्तर प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज, इसकी स्थापना होती है 1958 में। उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन काउंसिल ये इस्टेब्लिश होती है 1972 में, और संस्कृत संस्थानम जो है यूपी का वो इस्टेब्लिश होता है 1976 में। उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च 1989 की है, और हिंदी इंस्टीट्यूट जो है वो 1976 का है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, ये कानपुर का है 1997, और उर्दू वाज डिक्लेयर्ड सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज। पहली कौन है, हिंदी है, और उर्दू को सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे यूपी के लिए डिक्लेयर किया जाता है, वो समय था 1989 का। इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ एंड जेके कैंसर इंस्टीट्यूट, ये कानपुर में है, और फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ स्टेट ये बनारस अखबार है 1845 का। इसके बाद आप देख रहे हैं यूपी रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, ये सैफई में है, इटावा में, 2005 का है। फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर ऑफ द स्टेट, ये सरदार, यहाँ आप देख रहे हैं ये सरदल अखबार है, ठीक है, सरदल अखबार है, इसकी लैंग्वेज आप देखें 1846 का है। तो यहाँ तक तो हमने कुछ स्थापना इत्यादि देखी जिसमें कि मिक्स था, सिर्फ इंस्टीट्यूशन नहीं थे, कुछ अखबारों के नाम और इस तरह से संस्थाओं के नाम दे रखे थे। अब यहाँ पे कुछ फेयर्स हैं जो कि यूपी में लगते हैं। वैसे तो भारत पूरा ही मेलों का देश है, लेकिन यूपी में कुछ ज़्यादा ही लगते हैं।
तो सबसे ज़्यादा मथुरा में लगते हैं, लेकिन बाकी जगहों का भी पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें हरिदास जयंती का जो मेला है ना, ये लगता है निधिवन में, निधिवन में भी लगता है, वृंदावन में भी लगता है, कुल मिलाकर मथुरा जिला है। इसके बाद मुडियो पूना या मुडिया पूनो मेला इसको कहा जाता है, ये गोवर्धन में ही लगता है, यानी गोवर्धन क्षेत्र अर्थात मथुरा। देवा शरीफ तो आप जानते हैं, बाराबंकी। और श्रृंगी रामपुर फेयर या मकनपुर फेयर इसको कहा जाता है, फर्रुखाबाद में लगता है, दोनों। सैयद सालार मेला कहाँ पे लगता है? ये बहराइच में लगता है, यहाँ आप देख रहे हैं। और ढाई घाट का मेला लगता है शाहजहाँपुर में। गोविंद साहब का मेला ये लगता है अम्बेडकर नगर में। खिचड़ी मेला मकर संक्रांति के मौके पे गोरखपुर में लगता है। रामायण का जो मेला है वो अयोध्या धाम में लगता है। इसके अलावा चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर जो है वहाँ भी लगता है। सोरो मेला ये कासगंज में लगता है। और झूला मेला जो है ये सावन के महीने में लगता है। मथुरा अयोध्या धाम जो है, मतलब मथुरा और अयोध्या, यानी राम जन्मभूमि और कृष्ण जन्मभूमि। और आप देखें ध्रुपद मेला, ये वृंदावन और वाराणसी दोनों जगह लगता है। इसके बाद आप देख रहे हैं श्रावणी मेला है, ये आपका संकीशा में लगता है, फर्रुखाबाद। और सरधना फेयर जो है ये सरधना मेरठ में लगता है। इसके बाद देव छठ, ये श्रावणी और जन्माष्टमी का मेला, ये सब मथुरा में लगता है। सिकरी मेला जो है ये गाजियाबाद का है, मोदी नगर का। नवरात्रि और गणगौर का मेला जो है ये आगरा का है। कैलाश मेला जो है वो भी वहीं पर लगता है। बसंत गंगा मेला ये गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ का है। इसके बाद नकटैया आप देख रहे हैं दशहरे के मौके पे होता है, चेतगंज वाराणसी में होता है। मतलब आप जानते हैं ना, सुपर्णखा की नाक काटी गई थी तो उस मौके पे। इसके साथ कंसबद्ध मेला ये हमीरपुर का है। रथ यात्रा जो है ये वाराणसी का है। वैसे तो जो पुरी वाली है वो अलग है, लेकिन यहाँ यूपी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। कंस मेला जो है ये मथुरा और फतेहपुर सीकरी दोनों में लगता है। और शाकंभरी देवी का जो मेला है ये सहारनपुर में लगाया जाता है। अगर आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ नंबर दिए हैं, आप निसंकोच संपर्क कर सकते हैं और प्रक्रिया पूछ सकते हैं। शुरू करते हैं आगे। तो मेजर फेस्टिवल्स, ये यूपी के जो मेजर फेस्टिवल्स हैं उनको देखने की आवश्यकता है। तो पहला तो बिठूर गंगा महोत्सव है, कुछ यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये कानपुर का है। और कजरी महोत्सव जो है ये मिर्ज़ापुर का है। इसके साथ सैफई फेस्टिवल है, कल्चरल प्रोग्राम होता है, जनवरी में ऑर्गेनाइज किया जाता है सैफई इटावा में। कबीर उत्सव मगहर महोत्सव ये मगहर संत कबीर नगर का है। गोरखपुर फेस्टिवल कल्चरल प्रोग्राम ये जनवरी में होता है गोरखपुर में। और सरधना महोत्सव ये मेरठ का है। झांसी फेस्टिवल आयुर्वेद फेस्टिवल जो फरवरी का है ये झांसी में लगता है। और शॉपिंग फेस्टिवल जो है ये नोएडा का है, गौतम बुद्ध नगर में आयोजित होता है। कन्नौज महोत्सव जो है ये कन्नौज का है। बुद्ध महोत्सव जो है ये सारनाथ वाराणसी का है। इसके बाद त्रिवेणी फेस्टिवल ये प्रयागराज का है, एट वोट क्लब इन फरवरी, ये प्रयाग उत्सव भी कहा जाता है। इसके बाद काम्पिल उत्सव को आप देख रहे हैं, ये जैन टेम्पल में लगता है फर्रुखाबाद में। और भी है, यहाँ आप देख रहे हैं लठमार होलिकोत्सव, ये आपका बरसाना का है। और गंगा वाटर रैली सेलिब्रेशन ये प्रयागराज में लगता है। इसके बाद है हुरंगा होलिकोत्सव, ये हुरंगा होलिकोत्सव कहा जाता है, ये दाऊजी में लगता है, यानी मथुरा में। अमीर खुसरो का महोत्सव ये पटियाली में लगता है, कासगंज में। फालेन होलिकोत्सव ये आपका फालेन विलेज जो है, फलेन विलेज है मथुरा में, वहाँ पे लगता है। ताज महोत्सव आपका आगरा में है ही है, ये फरवरी में होता है। कल्चरल इंडियन आर्ट का परफॉर्मेंस यहाँ दिया जाता है। इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं क्रम से चिता भस्मी होलिकात्सव, ये जो है ये मणिकर्णिका घाट पे लगता है, मतलब वाराणसी में लगता है। और सुलह कुल का जो है ये आगरा में लगता है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाला। राम भारत उत्सव ये आपका राम बारात उत्सव जो है ये भी आपका आगरा का है। यमुना महोत्सव ये चैत्र में लगता है। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ये मथुरा में सारे आयोजित होते हैं। कृष्णोत्सव जो है ये भी मथुरा का है, विश्राम घाट वाला, ठीक, मथुरा में ये सब होता है। और वाराणसी महोत्सव भारतीय दर्शन ज्ञान संस्कृति लिटरेसी फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाता है, लिटरेरी फेस्टिवल के तौर पे वाराणसी का है। सरयू महोत्सव और दीपोत्सव आप नीचे देख रहे हैं, अयोध्या धाम का है। वाराणसी फेस्टिवल लिटरेरी फेस्टिवल ये वाराणसी में होता ही है। कुछ के नाम तो ऐसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि जगह के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। सोन महोत्सव जो है ये सोनभद्र में लगता है। और देव दीपावली फेस्टिवल वाराणसी का है। त्रिपुर राक्षस का वध होता है, उस मौके पे जश्न मनाया जाता है। गंगा महोत्सव ये गंगा दशहरा भी कहा जाता है, वाराणसी और प्रयागराज दोनों में। और ऑल इंडिया व्यास समारोह ये उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम के माध्यम से ऑर्गेनाइज होता है, ये भी वाराणसी में। थोड़ा सा विलोम शब्दों को देख लेते हैं। तो यहाँ जो विलोम आप देख रहे हैं इसमें सच्चरित्र है। सच्चरित्र का क्या होगा? दुष्चरित्र, जिसका कि चरित्र अच्छा न हो। सच्चे का झूठा होगा। सजल का निर्जल हो जाएगा। सजीव का निर्जीव हो जाएगा। सजीवता का निर्जीवता हो जाएगा। सज्जन का 3 हो सकता है, दुर्जन, शठ और खल। सटा का हटा हो जाएगा। और ये सिंपल है। इसके बाद सतर्क का असतर्क हो सकता है, ठीक।
यहाँ आप देख रहे हैं सतर्कता का असतर्कता, कुछ में आसान है, सिर्फ आपको उपसर्ग ही जोड़ना है। सतर्क का असतर्क हो जाएगा, सतर्कता का असतर्कता हो जाएगा। फिर से रिपीट कर गया है। सत्कर्म का क्या होगा? अपकर्म भी हो सकता है, कुकर्म भी हो सकता है और दुष्कर्म भी हो सकता है। सत्कर्मी का कुकर्मी और दुष्कर्मी हो जाएगा, सत्कार का तिरस्कार हो जाएगा, सत्य का असत्य हो जाएगा, सत्यवादी का असत्यवादी है, सत्यशील का असत्यशील है, सत्संग का कुसंग है, सदय का निर्दय है, सदाचार का अनाचार दुराचार है और सदाचारी का अनाचारी दुराचारी है। सदाशय का क्या होगा? दुराशय हो जाएगा, सदुपयोग का दुरुपयोग हो जाएगा, सद्भाव का दुर्भाव हो जाएगा, सद्धत का दुर्वृत्त हो जाएगा, सद्व्यवहार का दुर्व्यवहार हो जाएगा, सनात का अनाथ हो जाएगा, सन्निहित का असन्निहित है, सफल का असफल, विफल और निष्फल, सफलता का असफलता और विफलता, सबल का दुर्बल और निर्बल, सबाध का निर्बाध, सभय का निर्भय, सभ्य का असभ्य, उजड्ढ, बर्बर, समंजित का असमंजित, सम का असम या विषम दोनों हो सकता है, समझदार का बेसमझ, नासमझ, नादान, समतल का क्या होगा? खुरदुरा और असमतल, समता का असमता और विषमता, समय का कुसमय और असमय दोनों हो सकता है, समरूप का असमरूप हो जाएगा, समर्थ का असमर्थ हो जाएगा, समर्थक का क्या होगा? विरोधी हो जाएगा, समर्थता का असमर्थता है, समर्थन का विरोध या खिलाफत है, समर्थित का असमर्थित है, समष्टि का व्यष्टि है, समस्त का असमस्त है, समान का असमान है, समानता का असमानता है, समाप्त का असमाप्त, व्याप्त भी हो सकता है, व्यास नहीं होगा, व्याप्त होगा, समास का व्यास होगा, समीप का दूर होगा, समीपता का दूरी होगा, समीपवर्ती का दूरवर्ती होगा, समीचीन का असमीचीन है, समीपस्थ का दूरस्थ है, समूल का निर्मूल है, समृद्धि का विनाश है, सम्मत का असम्मत है, सम्मति का असम्मति है, सम्मान का अपमान, अवमान और असम्मान, सम्मानित का अपमानित और उपेक्षित, सम्मुख का विमुख, सरल का कठिन कुटिल वक्र, सरस का नीरस और शुष्क, सर्वत्र का कहीं कहीं और सलज्ज का निर्लज्ज, सवर्ण का असवर्ण, सवाल का जवाब, सविकार का निर्विकार, सशंक का निशंक, सशक्त का असक्त हो जाएगा और सशस्त्र का निशस्त्र हो जाएगा। सशुल्क का क्या होता है? निःशुल्क होता है। थोड़ा सा करंट अफेयर को देख लेते हैं। डिफेंस इवेंट दिया हुआ है, वेन्यू दिया है, डिटेल दिया है। तो 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी जो है ये वगीर है और पहली बार इसकी समुद्री यात्रा संपन्न हुई है। इंडिया इसका वेन्यू है तो सीधी बात है। और ये कलवरी रेंज की है, प्रोजेक्ट 75 की है, 5th पनडुब्बी, ठीक, 5th सबमरीन है। कुल मिलाकर 1 फरवरी 2022 को इसका जो टेस्टिंग का काम है वो कंप्लीट होता है और इसका जो जलावतरण है, लॉन्चिंग है, वो 2020 में मझगांव डॉकयार्ड मुंबई से की गई थी। अब फ्रांस की जो DCNS और भारत का जो मझगांव डॉकयार्ड है, मतलब शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, उसके बीच में एक टेक्निकल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे हस्ताक्षर होता है और उसी के आधार पे ये पनडुब्बियाँ बन रही हैं। तो फ्रांस के सपोर्ट से बन रही है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद मिलन नाम की एक्सरसाइज है जो कि विशाखापत्तनम में होती है और ये बहुपक्षीय अभ्यास है। 2022 का इसका संस्करण था। 25 फरवरी 2022 को सिटी ऑफ डेस्टिनी के रूप में जो जाना जाता है विशाखापत्तनम सिटी, वहाँ पे इसको स्टार्ट किया जाता है। इस बार का जो थीम था उसे आप ध्यान दीजिएगा। ये सिटी ऑफ डेस्टिनी विशाखापत्तनम को कहते हैं। थीम क्या था इसका कि कैमराडरी, कोहेजन और कोलेबोरेशन, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले वाले टॉपिक को देखते हैं। ये है वासोंग 12 मिसाइल, नॉर्थ कोरिया की है। जनवरी 30, 2022 नॉर्थ कोरिया जो है वो इसको इंटरमीडिएट रेंज, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका टेस्ट लॉन्च करता है, मतलब टेस्ट ऑर्गेनाइज करता है। और ये पहली न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल टेस्ट था जो कि इस कंट्री के द्वारा 2017 से अभी तक किया गया। इसके बाद 5वां जो वेसल है ये सक्षम के नाम से ICGS ने लॉन्च किया है, इंडिया का है। और ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है उसी के द्वारा डिलीवर किया गया है। ये 5वां है और अंतिम है अपनी श्रेणी का। जो कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल है उसमें ये 5वां है, अंतिम। और डॉकयार्ड मतलब गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ मिलकर ये काम कर रहा है, मतलब दोनों के बीच में समझौता हुआ था और 26 अगस्त 2016 को ये साइन किया गया था। तो कुल मिलाकर ये 5वें नंबर का है और इसका नाम है सक्षम। इसके बाद अगला जो टॉपिक है उसे आप देख रहे हैं, डिफेंस लैंड सर्वे बेस्ड ऑन मॉडर्न टेक्निक्स, ठीक। ये क्या चीज़ है? तो इन फरवरी 2022 डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट, जिन्हें कि DGDE कहा जाता है, हैज़ completed the exercise of survey of 17.78 लाख एकड़ ऑफ डिफेंस लैंड यूजिंग मॉडर्न टेक्निक विच इज़ द फर्स्ट सच एक्सरसाइज सिंस इंडिपेंडेंस। इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं खैबर बस्टर मिसाइल, ये अनवेल्ड हुई, तो ये ईरान की है। और खैबर बस्टर मिसाइल इसका नाम है, फरवरी 2022 की है। और भारत को 3 और राफेल फाइटर जेट मिल गए हैं और आप जानते हैं कि फ्रांस से इनका आयात किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना में अब कुल मिलाकर 35 राफेल हो गए, 36। और अंतिम विमान जो है ये मार्च-अप्रैल 2022 तक आ जाएगा, तो ये आ चुका है, भारत पहुंच चुका है। और ये एक प्रशिक्षक विमान होगा, बताएगा कि कैसे प्रशिक्षण देना है, मतलब कैसे इसे चलाना है, कैसे लॉन्चिंग करनी है।
इसके बाद है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ये जनवरी 2022 का है और इस ऑपरेशन में जो सुरक्षा बल है, मतलब रेलवे सुरक्षा बल, जिसे कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कहा जाता है, इसने देश भर में जो रेलवे स्टेशन है वहाँ 1045 बच्चों को बचाने का काम किया, जिसमें कि 701 लड़के थे और 344 लड़कियाँ थीं। तो ये खास बात है। इसके बाद प्रेसिडेंट का जो फ्लीट रिव्यू है, इसको देख लीजिए। ये विशाखापत्तनम में हुआ। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री और जो सर्वोच्च कमांडर कहे जाते हैं पूरी सेनाओं के, मतलब तीनों सेनाओं के, यानी रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने 21 फरवरी 2022 को विशाखापत्तनम में पूरे बेड़े की, जो नौसेना बेड़ा था, उसकी समीक्षा की। और ये फ्लीट रिव्यू जो था, इसका 12th एडिशन था, जो कि विशाखापत्तनम में होता है। और दूसरी बार इस रिव्यू की ये विशाखापत्तनम जो है ये मेजबानी कर रहा है। और पहला जो फ्लीट रिव्यू है वो डन किया जाता है 2006 में, और उस समय टेन्योर था, प्रेसिडेंट थे हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसके बाद आप देखें यहाँ पे सी डोम डिफेंस सिस्टम जो है, इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। ये इजरायली है, ठीक है, और इजराइल के द्वारा इसका सक्सेसफुल परीक्षण किया गया है। ये नौसेना वायु रक्षा प्रणाली है, नए प्रकार की है अपने आप में। इसके बाद अगला वाला जो है ये आपका हैकथॉन है, जो कि सैन्य रणक्षेत्रम के नाम से ऑर्गेनाइज किया गया मध्य प्रदेश में। इसे आप ध्यान से देखें। इंडियन आर्मी हैज़ कंडक्टेड अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हैकथॉन नेम्ड सैन्य रणक्षेत्रम, ठीक है, सैन्य रणक्षेत्रम के नाम से इस अभियान को लॉन्च किया गया। मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग MCTE, ये जो महू वाले क्षेत्र में खुला हुआ कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, अंडर द ओवरऑल गाइडेंस ऑफ शिमला बेस्ड आर्मी ट्रेनिंग कमांड, जिसे कि RTRAC कहा जाता है, तो उसके मार्गदर्शन में ये संपन्न किया गया है। और इसमें सैन्य रणक्षेत्रम, इसका आप नाम याद रखेंगे, जगह का नाम आप याद रखेंगे, मध्य प्रदेश। ठीक, तो इसमें इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।